नमस्कार साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उनसे एक पत्रकार ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल कर दिया। प्रधानमंत्री अमेरिका के राजकीय दौरे पर थे, तभी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN को दिए साक्षात्कार के माध्यम से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री मिस्र दौरे के दौरान वहां ऐतिहासिक मस्जिद गए, तब भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए। दरअसल अल्पसंख्यकों के नाम पर देश विदेश में जो राजनीति होती है, उसमें मोदी और बीजेपी का भय दिखाकर वोटों और नोटों का बिजनेस किया जाता है। यह बिजनेस करने वाले तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन गरीब मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है। अब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दिए अपने संबोधन में पसमानदा मुस्लिमों की बात की, तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने यह कहने में जरा भी देर नहीं लगाई कि चुनावी चिंता के चक्कर में बीजेपी मुस्लिमों को रिझा रही है। ऐसे लोगों को इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधनों में एकता और सामाजिक सौहार्द पर हमेशा जोर देते हैं। अभी इसी साल जनवरी में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वह अल्पसंख्यकों तक पहुंचें और उनका दिल जीतें। मोदी विरोधियों का ध्यान इस बात पर भी नहीं जाता कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने संविधान की मूल भावना से प्रेरित सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए अपना कामकाज संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने अपनी सरकार की नीतियों का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया है, जिसका पूरा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति भी मोदी ने ही दिलाई। अब पसमानदा समाज के उत्थान का जो फैसला सरकार ने किया है, उससे मुस्लिम समाज के बीच मोदी और बीजेपी का डर दिखाकर राजनीति करने वालों को परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को यह कतई नहीं पच रहा है कि मदरसों में योग हो रहा है। पसमानदा समाज ध्यान लगाकर मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुन रहा है। यही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि मुस्लिम समाज मन की बात कार्यक्रम में दिए संबोधनों के संकलन को उर्दू किताब की शक्ल देकर उसे मदरसों, उलमा और अन्य इस्लामी विद्वानों के बीच तोहफे के तौर पर बंटवा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में स्नेह मिलन, एक देश एक DNA सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए। योगी सरकार में अल्पसंख्यक समाज से जिन दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है, वह भी पसमानदा समाज से ही हैं। हम आपको बता दें कि पसमानदा समुदाय में 41 जातियाँ आती हैं, जिनमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी आदि शामिल हैं और ये बूचड़ खाने और बुनाई जैसे पेशे में लगे हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से अति पिछड़ा समझा जाता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैरान परेशान हैं कि पसमानदा मुस्लिमों को चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारी कैसे मिल जा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव हो या उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव, दोनों में ही बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दिया और कई लोग जीत कर भी आए। यही नहीं, अल्पसंख्यक मतदाताओं की बहुलता वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव जीतकर यह भी दर्शाया कि मुस्लिमों का मन बदल रहा है। देखा जाए तो बीजेपी और मोदी सरकार की छवि मुस्लिम विरोधी के रूप में दर्शाने के काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यह पहली सरकार है जिसने अन्य दलों की तरह मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा, बल्कि उनके समावेशी विकास के लिए तेजी से कदम उठाए। पहले की सरकारें जहां तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं, तो वहीं मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर अपने कामकाज की शुरुआत की और तुष्टीकरण की बजाय सबके संतुष्टीकरण पर जोर दिया। 9 साल पहले देश में मुस्लिम समाज से डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य बड़े पदों पर काम कर रहे लोगों की संख्या की तुलना आज के आंकड़ों से कर लीजिए। आपको साफ पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज से डॉक्टर और इंजीनियर भी बढ़े हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मुस्लिम युवा उद्यमी भी बने हैं और भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या भी बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या नाम मात्र की रह गई है। पाकिस्तान में मुहाजिर, शियाओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग अपना काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले कर्नाटक के बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि मेरा यह सोचना गलत था कि बीजेपी सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री ने जब कादरी को बधाई दी और हाथ मिलाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, मैं यूपीए सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। जब आपकी सरकार आई तो मैंने सोचा कि अब बीजेपी सरकार मुझे कोई पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहरहाल
बीजेपी सिर्फ पिछड़े मुस्लिमों को ही अपना नहीं बना रही है, बल्कि समाज के बुद्धिजीवियों को भी अपने साथ ले रही है। हाल ही में बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत कर इस दिशा में कदम बढ़ाया था। अब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पसमानदा मुस्लिमों की बात की है, तो जाहिर है उस पर राजनीति शुरू होनी ही थी। तमाम विपक्षी नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वह दर्शा रहे हैं कि उन्हें यह कतई मंजूर नहीं है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर आघात किया जाए। बहरहाल, आइए देखते हैं पसमानदा मुस्लिमों और समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान
उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को
उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हैं। संतुष्टीकरण का रास्ता
मेहनत वाला रास्ता होता है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, तब लोग संतुष्ट होंगे। अगर नल से जल का अभियान चलेगा तो हर घर तक चलेगा, हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति नहीं, बिरादरी नहीं, काका भतीजा मामा कुछ नहीं। जब भेदभाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप,
टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।